हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेवी केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको इससे क्लियर हो जाती हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर कर लिया था वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग द टू वॉलेटाइल लिक्विड्स और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, जिसको हमने रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर मींस फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि फाइनली हमने 1K सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिया है। और 1K सब्सक्राइबर इज नॉट ए बिग डील, आई नो दैट, ठीक है। बहुत लोगों के 1 मिलियन भी है और हमें भी वहां तक जाना है ऑब्वियसली, लेकिन जो 1K सब्सक्राइबर्स तक की जर्नी थी वो भी मेरे लिए बहुत टिपिकल और बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरी थी, और कभी मौका मिला तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो देखो, सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। मेनली हम क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ, मतलब कि जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम आइडियल सॉल्यूशंस बोल देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको नोट करवा रही हूँ, वो पॉइंट्स आप नोट कर लो, फिर 1 बाय 1 में सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो देखो, सबसे पहले है आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, विच फॉलो राउल्ट्स लॉ। तो सेकेंड पॉइंट आप नोट करो कि डेल्टा V जो होगा मिक्सिंग वो इक्वल टू 0 होगा। घबराना मत, मैं अभी आपको सारी चीजें बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। ये भी क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी, वो भी क्या होगा 0, ठीक है। एक पॉइंट नोट करो, गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन 0, एंट्रोपी ग्रेटर देन 0, एंड ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लो, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो 1 बाय 1, ठीक है, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों का डाउट ये होता है कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का क्या मतलब है, मतलब ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, इससे हम क्या समझते हैं। इससे हम ये समझते हैं कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा था कि जो टोटल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के इक्वल होता है, राइट। जिसमें हमने ये भी पढ़ा था पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल होता है पी नॉट ए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, और मीटा ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। इसी तरीके से आप पीबी की वैल्यू भी इसी तरीके से सेम है, जानते हो आप लोग, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रखूं तो मेरे पास टोटल प्रेशर कितना आ गया, पी नॉट ए मीटा ए और पी नॉट बी मीटा बी। तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब है कि जो हमारे पास टोटल प्रेशर है वो इक्वल है इन दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के। अगर ये इक्वल आता है तो इट मींस ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। अगर ये क्वांटिटी आपस में इक्वल नहीं है इट मींस ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये चीज को आप ध्यान दोगे। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब यही है कि टोटल प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपको बताता है आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब नाउ द सेकंड पॉइंट हमें समझा रहा है कि जो डेल्टा V मिक्सिंग होता है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये हमें कैसे पता लगेगा वो ध्यान से देखो, ठीक है। देखो, यानी कि अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अब यहाँ पर है कंसिडर मेरे पास ए, इस कंटेनर को भी नाम में ए दे रही हूँ। ए का मतलब मैंने आपको बताया था, जहां पर भी मैं ए लूं इसका मतलब आप समझ जाना कि मैं सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट ए ले लिया, इसके अंदर हमने कंपोनेंट ए फिल कर लिया, क्लियर। अब इसी तरीके से हमने क्या ले लिया, सोल्यूट ले लिया, मतलब बी, और हमने क्या ले लिया, सोल्यूट, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, कंपोनेंट बी, क्लियर। अब जब हमने इन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर दिया, मतलब ए भी डाल दिया मैंने इसमें और इसमें मैंने बी भी डाल दिया, ठीक है। इसमें मैंने ए और बी दोनों डाल दिए, तो क्या बन गया, सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलके ये क्या बन गया,
सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ए नंबर ऑफ मोल्स भी है और बी के भी नंबर ऑफ मोल्स है। तो यहाँ तक इतना क्लियर हो गया होगा। यानी कि अपन ने सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स किया तो सॉल्यूशन बन गया, है ना। यानी कि अब ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब होगा, अगर कंसिडर मेरे पास यहाँ पर है इसका वॉल्यूम V1 और V1 कितना ले लिया अपन ने 10 ml ले लिया। ठीक है, ऐसे अपन ने इसका वॉल्यूम ले लिया V2, इसका भी अपन ने क्या ले लिया 10 ml। तो इसको मैंने नाम दिया V फाइनल। इसको क्या नाम दिया V फाइनल, जो कि कितना है 20 ml। अब ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर इन दोनों कंपोनेंट्स को मैंने मिक्स किया, ए और बी कंपोनेंट को अगर मैंने मिक्स कर दिया तो एक बाइनरी सॉल्यूशन बन गया, राइट। अगर मैं इस बाइनरी सॉल्यूशन को अगर ये कहना चाहूँ कि ये बाइनरी सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया, तो वहां पर या तो वॉल्यूम को डिक्रीज होना चाहिए था या फिर वॉल्यूम को इंक्रीज होना चाहिए था, अगर वहां पे कोई भी रिएक्शन होती तो, है ना। इसका क्या मतलब है, अगर इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया होता या तो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आते तो वॉल्यूम क्या होता, डिक्रीज हो जाता। ठीक है, या फिर दोनों के मिक्स करने पे या पार्टिकल एक्सपेंड कर जाते तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता। तो ये दोनों ही केसेस इसमें नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब अपने को पता है कि जो V फाइनल है वो V1 प्लस V2 के बराबर है। तो अपने को ये पता है कि डेल्टा V तो क्या है, चेंज तो हुआ ही नहीं है, 0 है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा V क्या होता है 0, यानी ना तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और ना ही वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। वॉल्यूम में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हुआ ही नहीं है। इसमें एक कंटेनर में सोल्यूट डाला, एक उसी सेम कंटेनर में सॉल्वेंट डाला, बस जुड़ गया आपस में, यानी कि 10 ml 20 ml बन गया। यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं हुआ। ना तो सोल्यूट के पार्टिकल्स डिसोसिएट हुए, ना ही सोल्यूट के पार्टिकल्स एसोसिएट हुए। ठीक है, तो कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिला। तो इस वजह से यहाँ पर जो डेल्टा V है वो क्या है, 0 है। इतना समझ में आया आपको। ठीक है, ये वाला स्टेप जो है वो समझना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। मैं इसको रब नहीं करूंगी ताकि आपको सारे पॉइंट्स में बाद में बता भी सकूं फिर से। अब देखो यहाँ पे क्या है, डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी। जब हम मिक्स करते हैं तो चेंज इन एंथैल्पी हमारे पास 0 है। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि जब मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया था, उसमें मैंने क्या लिया, कंपोनेंट A डाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन थी वो A टाइप की इंटरेक्शन थी। इतना समझने की कोशिश करना, किस टाइप की इंटरेक्शन थी, A टाइप की इंटरेक्शन थी। ठीक है, इसी तरह इस वाले के अंदर जो इंटरेक्शन थी वो क्या थी, B टाइप की इंटरेक्शन थी। और इसी तरह इस वाले में A नंबर ऑफ मोल्स भी थे और B नंबर ऑफ मोल्स भी थे, तो दोनों थे। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन थी मिक्स करने के बाद वो AB टाइप की इंटरेक्शन थी। अब मेरे को आप बताओ कि आपने केमिकल बॉन्डिंग पहले 11th में पढ़ा होगा। जब अपन किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, यानी कि A इंटरेक्शन ब्रेक होगी आपस में, B इंटरेक्शन ब्रेक होगी आपस में, तब जाके AB इंटरेक्शन फॉर्म होगी, राइट। तो जब अपन किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। यानी कैसे होता है, जब आप इसको एनर्जी दोगे तो ये बॉन्ड इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ये ब्रेक होगा। ऐसे ही होता है, यानी कि जब अपन किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, यहाँ लिख देती हूँ कि जब A इंटरेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर भी एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब, और जब B इंटरेक्शन हो रहा है तब भी एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब। ठीक है, लेकिन जब AB टाइप का इंटरेक्शन बन रहा है तो यहाँ पे हीट क्या हो रही है, रिलीज, यानी कि एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे रिलीज हो रही है। यानी कि डेल्टा V मिक्सिंग 0 का मतलब है कि जहां पर A इंटरेक्शन है, जितनी एनर्जी A इंटरेक्शन ने एब्जॉर्ब की है, जितनी एनर्जी B ने एब्जॉर्ब की है, उतनी ही सेम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो गई AB इंटरेक्शन के वक्त। जैसे कंसिडर करो कि यहाँ पे 10 जूल एनर्जी है, ठीक है, जो एब्जॉर्ब हुई है। यहाँ पर फिर से 10 जूल एनर्जी है जो एब्जॉर्ब हुई है, तो यहाँ पर 20 जूल एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। 10 मत लिख देना, 20 जूल होगा, क्योंकि प्लस हुआ है ना, दोनों इंटरेक्शन, ये बॉन्ड भी टूटेगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा, और फिर
इसके अंदर 2 टाइप के हैं, ए मॉलिक्यूल्स भी, बी मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो इसलिए 20 ऐड होगा, ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो मतलब समझ में आया आपको, जितनी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई है उतनी ही सेम अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होता है, तो एनर्जी रिलीज होगा, इसलिए हमारे पास डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो 0 है, चेंज इन एंथैल्पी जो है वो 0 है। ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करूंगी आपके साथ एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी देखो, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन का केस हो और चाहे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि जब भी आप 2 कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर रहे हो तो हमेशा वहां पर डिस्टरबेंस बढ़ेगी, हमेशा वहां पे डिस्टरबेंस बढ़ेगी। अगर आप किसी घर में रहते हो और आपके घर में अचानक से कोई 2-3 लोग आ जाए, रहने लगे, तो आप डिस्टर्ब होगे, आपकी रूटीन पर अफेक्ट होगा। ऐसे ही सेम केस एंट्रोपी पे। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस। रैंडमनेस बढ़ेगी जब कोई नए पार्टिकल्स आके एंटर करेंगे, तो वहां पर रैंडमनेस डेफिनेटली इंक्रीज होगी, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन का केस हो और चाहे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस हो। तो ये दोनों चीजें आपकी दोनों केसेस में सेम रहेंगी, यानी कि डेल्टा जी जो है वो लेस देन 0 रहेगा और एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। इतना समझ में आ गया? अब ये चीज ध्यान रखना कि ये आपका जो है आइडियल सॉल्यूशन का केस है, पूरा का पूरा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। एक चीज और डिस्कस करती हूँ। तो अब देखो, यहाँ पर ये पूरा है आइडियल सॉल्यूशन का, तो यहाँ पर आपको टोटल एक चीज ध्यान से देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो सारी इंट्रैक्शंस है वो एक ही टाइप की है, यानी कि ए इंट्रैक्शन जो है वो भी सिमिलर है, बी सिमिलर है, ए बी के, तीनों इंट्रैक्शंस जो है वो सिमिलर टाइप की इंट्रैक्शंस यहाँ पे प्रेजेंट है, तभी वहां पर वॉल्यूम एंथैल्पी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सिर्फ आपको ये चीज ध्यान से रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि मैं आपको दूसरा नॉन आइडियल भी इसी से रिलेटेड करके बताऊंगी। ठीक है, रिलेट कर देंगे ताकि आपको आसानी हो याद करने में। तो अब आप एक बार इसका ग्राफ देख लेना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो इसका ग्राफ देखते हैं हम, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अब देखो, ये है, यहां पर आप लोगे वेपर प्रेशर, ठीक है, वाई एक्सिस में क्या लोगे? वेपर प्रेशर, यहां लोगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पर आपने ले लिया ठीक है। अब देखो, ध्यान से मेरी बात समझना, क्योंकि ग्राफ समझ आ गया फिर तो पूरा सब कुछ आपको समझ आ गया, आप मास्टर हो जाओगे। देखो कैसे करना है। यहां पर देखो, मैंने लिया है नीटा बी इक्वल टू 1। ठीक है, नीटा बी टोटल क्या होता है सॉल्यूशन के अंदर? नीटा ए प्लस नीटा बी की वैल्यू सॉल्यूशन के अंदर 1 होती है। तो नीटा बी 1 लिया है, इसका मतलब नीटा ए 0 है, ये तो डेफिनेट है, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो यानी नीटा बी यहाँ पर 1 है, यानी कि इस वक्त पे यहाँ पर प्योर लिक्विड बी प्रेजेंट है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है? प्योर लिक्विड बी है। ठीक है, इसी तरीके से आप ये देखोगे, यहाँ पर नीटा ए इक्वल टू 1 है और नीटा बी इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर प्योर लिक्विड ए प्रेजेंट है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना जरा, अब एक पिछला वाला काम आएगा जो अभी तक मैंने आपको बताया। देखो, यहाँ पर नीटा बी 1 है, धीरे धीरे जब मैं इसके अंदर ए यानी कि नीटा ए की वैल्यू बढ़ाऊंगी, यहाँ पे क्या है? प्योर बी है। अब प्योर बी के अंदर धीरे धीरे मैं ए डाल रही हूँ। ठीक है, तो ए की कंसंट्रेशन एक्स ए यानी नीटा ए की कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होते होते, ये ड्राइंग मेरी थोड़ी खराब है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, नीटा ए की वैल्यू बढ़ रही है। अब आपने क्या पढ़ा है? वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा ए। अब नीटा ए बढ़ रहा है तो पीए तो बढ़ेगा, समझ रहे हो? हमने यही पढ़ा था राउट्स लॉ में कि अगर नीटा ए की वैल्यू बढ़ रही है तो पीए भी बढ़ेगा। अब अपन ने पी ए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के अपन ने ये पढ़ा था। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है? B1 था, धीरे धीरे A मिक्स किया हमने और यहाँ पर जाकर देखो ये 0 से 1 की तरफ आ रहा है। ये देखो 0 से 1 की तरफ धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीए भी बढ़ेगा, पीए बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, समझ रहे हो?
वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यानी कि ये जो ग्राफ हो गया वो किसके लिए, पी ए पी नोट ए नीटा ए के लिए। अब जब यहाँ पर पी ए जो नीटा ए अगर पूरा 1 हो गया तो ये वाला जो प्रेशर होगा वो क्या आएगा, पी नोट ए। समझ गए, बहुत इजी है, ध्यान से। अब ये सेकंड वाला देखो, यहाँ पे क्या है, सिर्फ नीटा ए, ठीक है। अब धीरे धीरे आप इसके अंदर क्या मिक्स कर रहे हो, बी, यानी कि बी की कंसंट्रेशन देखो 0 से 1 लाई कर रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। धीरे धीरे बढ़ेगी तो नीटा बी की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी पीबी के। जब आप नीटा बी बढ़ाओगे तो पीबी भी बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो यानी कि अगर नीटा बी बढ़ाया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी बढ़ेगा। ए इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आ गया पी बी इक्वल टू पी नोट बी नीटा बी, यानी कि ये पॉइंट क्या आ गया, यहाँ पे प्योर लिक्विड बी था तो ये आ जाएगा पी नोट बी। समझ आया। अब इन दोनों का सम क्या था, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंगली टोटल वेपर प्रेशर। तो ये देखो इन दोनों को ऐड कर दो, ये आपकी आ जाएगी टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू, पी वी नोट नीटा। समझ में आया। इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो ना, स्टार्टिंग में जब पहले मैं भी पढ़ती थी तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, है ना। बट अब मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ कि सिर्फ आपको क्या फॉलो करना है। आप ये देखो कि यहाँ पर क्या है, प्योर बी है, तो धीरे धीरे आप ए की कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे उसमें ए डालोगे, मतलब नीटा ए की वैल्यू को बढ़ाओगे तो पी ए भी बढ़ेगा। पी ए बढ़ेगा मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बढ़ेगा। तो यानी कि धीरे धीरे ये जो ग्राफ होगा वो किसके लिए होगा, पी ए के लिए। इसी तरीके से आपको सेम चीज ये फॉलो करनी है। तो ये हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन का केस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस, जिसमें आप पढ़ते हो 2 डेविएशंस, और वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलो पढ़ते हैं। अब देखो हम पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। अभी हमने आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था कि जो सॉल्यूशंस राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको अपन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। लेकिन जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, यानी जिनका टोटल वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल नहीं होगा, मतलब देखना आइडियल सॉल्यूशन क्या थे, आइडियल सॉल्यूशन में क्या था कि जो ये था, ये वैल्यू, द आइडियल सॉल्यूशन में जो टोटल वेपर प्रेशर था वो इक्वल होता था सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टोटल पार्शियल प्रेशर के, राइट, ठीक है। अब ये क्वांटिटी जब आपस में, दोनों क्वांटिटी जब आपस में इक्वल होती है तो इट मीन्स वो आइडियल सॉल्यूशन है। जब ये इक्वल नहीं होता है इट मीन्स हम उसके आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे, वो सॉल्यूशंस जो कि राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते होंगे, या फिर यू कैन से जिनमें टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के सम के इक्वल नहीं होती होगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान रखना, एक चीज मैंने आपको अभी बताई थी, इतना समझ में आ गया। चलो इस चीज कंटिन्यू करते हैं। आइडियल वाले केस में हमने पढ़ा था ए ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन जो होती है वो ए बी इंट्रैक्शन, ऐसे पढ़ा था। ये सारी जो होती है वो सिमिलर टाइप की इंट्रैक्शंस होती हैं, पढ़ा था। लेकिन जब हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी शुरू करी तो हमने ये सोचा कि जब हम नॉन आइडियल की बात कर रहे हैं तो ये तो सही बात है कि ये इक्वल नहीं होगा आपस में, ठीक है, क्योंकि आइडियल में ये इक्वल था तो नॉन आइडियल में ये दोनों फोर्सेस जो होंगे वो आपस में इंट्रैक्शंस जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। तो इसमें 2 केसेस पॉसिबल होंगे, या तो ये वाली जो इंट्रैक्शन होगी ए ए और बी बी जो इंट्रैक्शन होगी, या तो वो स्ट्रॉन्गर हो जाए ए बी इंट्रैक्शन से, या फिर वो वीक हो जाए ए बी इंट्रैक्शन से। तो जब इक्वल नहीं होगी तो ये दोनों केस पॉसिबल होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। या तो ये वाली इंट्रैक्शन जो होंगी वो ए बी इंट्रैक्शन से वीक होंगी या फिर स्ट्रॉन्ग होंगी। तो हमने इसी बेसिस पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को इंट्रैक्शन बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। एक तो हमने एक तो उसको बताया नेगेटिव डेविएशन, एक बताया पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आया। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम 2 कैटेगरीज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन, एक पढ़ते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब देखना ध्यान से, एक पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी तो उसको ध्यान से देखना कि किस तरीके से हमने बोला है। देखो, अगर हमारे पास ए ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है ए बी इंट्रैक्शन से,
अगर हमारे पास ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है ए बी इंट्रैक्शन के कंपैरिजन में, तो देखो इट मींस क्या है, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट मींस कम है। ठीक है, अब देखना इस चीज को एक्सपेरिमेंटली समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पर लिया था कंपोनेंट ए और यहाँ पर हमने लिया था कंपोनेंट बी। ठीक है, इन दोनों को मिक्स किया। अब यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा है। समझ में आया? अब देखो तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, ए इंट्रैक्शन थी, यहाँ पर हमारे पास बी इंट्रैक्शन थी। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पार्टिकल्स क्या कर जाएंगे, एक्सपेंड कर जाएंगे। पार्टिकल्स क्या कर जाएंगे, एक्सपेंड कर जाएंगे। मतलब वॉल्यूम दोनों को मिला के इतना होना चाहिए, बट इतना वॉल्यूम क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। पार्टिकल्स क्या कर गए, स्प्रेड हो गए और उनकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये कि जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस होता है जहां पर ए बी और बी की इंट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ए बी इंट्रैक्शन से, तो वहां पर पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाएंगे और स्पीड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। इतना समझ में आया? तो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी वाला केस। एनर्जी वाले केस में क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि ए इंट्रैक्शन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अब यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, ये ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी टूटेगा। तो यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो ज्यादा होगी, यहाँ पर भी जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो भी ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर हीट रिलीज जो होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। ठीक है, आसानी से टूट जाएगा, आसानी से वेपर्स वेपोराइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स में उतना ज्यादा अच्छा वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, पार्टिकल्स स्प्रेड कर रहे हैं, स्पीड ज्यादा है, तो थोड़े से टेम्परेचर देने पे वो इजिली वेपोराइज हो जाएंगे, वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो? तो यानी कि यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर एनर्जी रिलीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होगी तो इट मींस डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। समझ में आया? हर एक फैक्टर की अलग एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन था हमारे पास अबाउट वॉल्यूम, जब हमने दोनों को मिक्स किया तो पार्टिकल क्लोज आए या फिर पार्टिकल ने एक्सपेंड किया। यहाँ पर एनर्जी वाले में आप ये देखते हो कि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। समझ में आया? तो ये दो फैक्टर्स आप अच्छे से पढ़ लोगे और यहाँ पर आप पढ़ोगे ये किस टाइप की डेविएशन है, बता सकते हो? यहाँ पर वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो ये किस टाइप की डेविएशन है, पॉजिटिव टाइप की डेविएशन है। अब देखो इसका ग्राफ मैं इजी तरीके से कैसे ड्रॉ करती हूँ, ध्यान से देखना। अब देखो ये हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं सेम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। ये रहा हमारे पास मोल फ्रैक्शन, ये है वेपर प्रेशर। जो पहले आपने ग्राफ ड्रॉ किया था आइडियल सॉल्यूशन के केस में, वही सेम ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, मैं सेम ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में बार बार देके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बार बार वही सब नहीं रिपीट करूंगी। तो देखो सबसे पहले क्या हो गया, ऐसे था और ये हमने टोटल लिखा। इतना समझ में आ गया था, हमें कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट पहले आइडियल सॉल्यूशन वाला सेम ग्राफ ड्रॉ किया है। अब देखना, जब यहाँ पर पार्टिकल्स ने एक्सपेंड किया था, यानी पार्टिकल्स की स्पीड ज्यादा हो गई थी, तो थोड़े से टेम्परेचर देने पे पार्टिकल्स इजीली वेपोराइज हो जाएंगे। तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे थे, इजीली वेपोराइज हो रहे थे थोड़े से टेम्परेचर पे, यानी कि वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन का केस, यानी कि जो भी है इसके ऊपर आपको एक डेविएशन शो करना है इस तरीके से। मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए। ठीक है, इस तरीके से
समझ गए आप? ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव डेविएशन का। अब ये जो ग्राफ था हमारे पास वो आइडियल सोल्यूशन का था, और इसके ऊपर हमने ये जो कर्व फॉर्म में पॉजिटिव डेविएशन बनाया, दिस इज फॉर पॉजिटिव डेविएशन, ये जो हमने इस तरीके से कर्व बनाया। इसका क्या मतलब है कि वेपर प्रेशर की वैल्यू अब आइडियल सॉल्यूशन वाले से ज्यादा हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि पार्टिकल्स पहले से ज्यादा स्प्रेड हो गए हैं, एक्सपेंड हो गए हैं, मतलब जगह जगह पे जो पार्टिकल्स को हमने दोनों में मिक्स किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था और पार्टिकल्स ऐसे डिस्पर्स हो गए। ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि आइडियल सॉल्यूशन वाले से ज्यादा वेपर प्रेशर की वैल्यू है पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। समझ में आया? सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना। अच्छा, अब मैं केस करती हूँ ये वाला। देखो कोई भी चेंज नहीं कर रही, सिर्फ कंपैरिजन कर रही हूँ, आपको कंफ्यूजन में नहीं डालूंगी मैं। सिर्फ ये वाला सेकंड केस, ये देखो। इस केस में क्या है कि ए और बी के अंदर जो इंट्रैक्शन है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और ए बी इंट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो ए बी इंट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। समझ आया? अब इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ गए हैं, क्लोज हो गए हैं। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू घट जाएगी। ध्यान से बात समझना, वॉल्यूम की वैल्यू घट जाएगी क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं। तो यानी कि अगर हमारे पास ये कंपोनेंट ए है, ये कंपोनेंट बी है, तो अब पार्टिकल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टिकल वॉल्यूम कितना आना चाहिए था, इतना, लेकिन वॉल्यूम कितना आ रहा है, इतना, क्योंकि पार्टिकल आपस में क्लस्टर फॉर्म में एक दूसरे से बंध गए। ठीक है, क्लस्टर बना लिया पार्टिकल्स ने और एक दूसरे के क्या आ गए, क्लोज आ गए। अब क्लोज आएंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू कम हो गई। समझ गए? तो अब यहाँ पर क्या है, जो वॉल्यूम की वैल्यू होगी वो लेस देन 0 हो जाएगी। समझ गए? क्यों हो गई? क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ गए। दूसरा केस हमने यहाँ पे पढ़ा था चेंज इन एंथैल्पी का। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई डिफरेंस नहीं रखूंगी, ध्यान रखना, सिर्फ आपको जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना बस, और कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पर ए और बी की इंट्रैक्शन कम स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ए बी इंट्रैक्शन के कंपैरिजन में। तो यानी कि यहाँ पर बॉन्ड क्या है, फिलहाल वीक है। तो वीक बॉन्ड होगा तो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कम एनर्जी देने पे ही टूट जाएगा। यही मतलब हुआ, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा वो कम होगा, यहाँ पर भी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा, लेकिन यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा रिलीज होगी। यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा रिलीज होगी। तो यहाँ पर इन दोनों का सम करोगे तो इतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाएगी। तो इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। समझ में आया? सेकंड केस डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, सिर्फ इस बेसिस पे आप जज कर लेना कि यहाँ पर इतना एनर्जी का एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा क्योंकि कम एनर्जी देने पे ही वीक इंट्रैक्शन से टूट गई। और लेकिन यहाँ पर जो हीट रिलीज हुई वो ज्यादा हुई क्योंकि एनर्जी इंट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग थी, पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ गए थे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुई, लेस देन 0 हो गई। ठीक है, अब बात आती है वेपर प्रेशर की। जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये देखो ट्रिक, देखो ये लो, यही पूरा रब कर देती हूँ। देखो सेम ग्राफ है जैसे पहले ड्रॉ किया था आइडियल सॉल्यूशन का, सेम ड्रॉ कर लो और ये इतना ड्रॉ कर लो। ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, मेरी ड्राइंग पे मत जाना। ठीक है, मुझे लाइन बनाने में भी दिक्कत आता है। ये देखो ठीक है, ये क्या था PT, ये क्या था PA के लिए, ये क्या था PB के लिए, और ये हमारे पास P0 A मीटा A प्लस P0 B मीटा D। क्लियर हुआ? समझ आ गया? अब देखो ये तो क्या था हमारे पास सेम आइडियल का। अब वेपर प्रेशर का केस सुनो। अब यहाँ पर क्या थे, पार्टिकल्स यहाँ पर इतने ज्यादा इंट्रैक्शन, इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नहीं थी। यहाँ पर पार्टिकल के अंदर इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई जिसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ गए। अब इस पार्टिकल के अंदर इंट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है तो अब टेम्परेचर देने पे ही इजिली वेपोराइज नहीं होंगे।
क्योंकि अब इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है। तो टेम्परेचर देंगे लेकिन ये एक दूसरे की क्लस्टर फॉर्मेशन हो चुकी है यहाँ पे, तो इजिली वेपोराइज नहीं होंगे। समझ रहे हो? तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, पहले से कम हो गई। ठीक है, तो जब कम हो जाएगी तो यहाँ पर आप इस ग्राफ में देखोगे तो आइडियल सॉल्यूशन से कम हो जाएगी। तो अब आप नीचे की तरफ कर्व ड्रॉ करोगे ऐसे। जब इस नीचे वाले कर्व को हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन शो करना। नेगेटिव का मतलब हो गया कि आइडियल सॉल्यूशन की जो वैल्यू थी वेपर प्रेशर की, उससे भी वेपर प्रेशर की वैल्यू इसकी कम हो गई है। कम को दिखाता है नेगेटिव। समझ में आया? नेगेटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो गई है। तो इसके लिए भी आप नीचे की तरफ दिखाओगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको अलग से समझ आए। ये नेगेटिव डेविएशन, ये हो गया नेगेटिव डेविएशन, और ये भी चला जाएगा नेगेटिव डेविएशन में। समझ आया? तो इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में। तो इस तरीके से आप ग्राफ जो होगा, हमने पूरा केस डिस्कस किया है डिटेल में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। तो आई होप अब आपको इस टॉपिक में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और वीडियो पसंद आए तो हिट द बटन लाइक, ताकि मुझे पता लगे आपको वीडियो अच्छी लग रही है। एंड thank you so much again. Till then, stay at home, stay safe and stay connected with us.